हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आगे की ओर अग्रसर होंगे। टॉपिक कल क्या था हमारा? प्रीपोजिशन। जैसा कि कल आपने देखा था कि प्रीपोजिशन होती क्या है, मैंने कल डेफिनेशन बताया और उसके बाद उनको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आज फ्रेंड्स चलेंगे हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन की ओर। कल मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, पहला सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा कौन सा? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। वेरी गुड, तो चलते हैं हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन की ओर। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान रखने पड़ेंगे, जो हर हमेशा ध्यान रखना है। बच्चा यहाँ से भी एरर करता है, यहाँ भी गलत करता है, चाहे वो 12 हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी हो। अगर ये चीज आपको ध्यान है तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि कल मैंने बताया, प्रीपोजिशन एक शब्द होती है जो रिलेशन बैठाने का काम करता है और वो सेंटेंस को पूरा अर्थ बता देता है। बस उसी एक प्रीपोजिशन के कारण पूरा अर्थ सेंटेंस का निकल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रूल नंबर 1 कि भाई ये रूल नंबर 1 कहता क्या है। तो रूल नंबर 1 ध्यान रखना है, सिंपल प्रीपोजिशन में जो हम पढ़ेंगे, कल मैंने बताया था कि इसमें लगभग 40 से 50 प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें एक रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो रूल क्या है आपका कि आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव केस, आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज्ड। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी हम लोग सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस, और सब्जेक्टिव केस इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस के पहला नंबर में यूज होता है, जो होता है सब्जेक्ट, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जरूरी नहीं कि पहले नंबर आएगा वही सब्जेक्ट होती है, नहीं, यस नो में चेंज हो जाता है, WH में चेंज हो जाता है उसका स्थान। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, इस तरीका से आप इसको पढ़िएगा। किसमें? केस में, कि 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बात आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट की तरह, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब ध्यान रखना है आगे कि इस सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के बाद नहीं करेंगे। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो भाई प्रयोग किसका करना है? तो ध्यान रखें कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आफ्टर प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स, इस बातों को ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पूछेगा, ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्ट के बाद, अगर प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है तो वो सेंटेंस गलत है। ठीक है, आपको बोलेगा सही करने, तो कैसे सही कीजिएगा? तो यहां पर देखिए एग्जांपल कि सी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड आई। वो जो थी मतलब लड़की, प्रोनाउन है यहाँ, ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये कंप्लेन किया, शिकायत किया, विरुद्ध, किसके विरुद्ध? राम और मेरे विरुद्ध। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें गलती क्या है? ये 2 सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, इस कंसेप्ट के अनुसार, इस रूल के अनुसार आपको इसको बताना है कि कौन इसमें सही है। दूसरा एग्जांपल है कि सी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड मी। अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राम है, यहाँ पर ये मी है और यहाँ पर ये सी है। इन्होंने कंप्लेन किया किनके विरुद्ध? राम और मी के, मतलब मेरे विरुद्ध। अब बताइए फ्रेंड्स, इस दोनों सेंटेंस में कौन सही है कौन गलत है? आपको क्या लगता है? पहला गलत है? बिल्कुल, पहला क्या है? गलत है। अब पूछेंगे कैसे?
तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। किनके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। तो फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। वैसे तो राम भी सब्जेक्टिव केस है, तो नाम का ऑब्जेक्टिव भी नाम ही होता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आई है, आई सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए सेंटेंस गलत है। तो भाई ये जब गलत है इसके जगह क्या आएगा? तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं। शी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड मी। अब यहाँ पर मी जो है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी, वी का अस, यू का यू, ओके, और दे का देम। इस तरीका से और भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। मैंने क्या कहा? केस 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? सही है, और पहला वाला क्या है? गलत है। तो एग्जाम में क्या आएगा? ध्यान रखना है, एग्जाम में यही आएगा कि यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस दे देगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन बना देगा आपको, आई, मी, माइन, और एक बार जाकर के एनओटी दे देगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन मिल गया, तो आप ये मारेंगे ना, ये मारेंगे नहीं, ये मारेंगे नहीं, तो क्या मारेंगे आप? मी, क्योंकि आपको पता है कि अगेंस्ट के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इस बातों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आएगा और छोड़ना नहीं ऑप्शन। कल मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन कहलाता है कंफ्यूजनल चैप्टर, लेकिन ऐसे पढ़ लेना है कि कंफ्यूज ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रूल ध्यान रखिएगा हर हमेशा, मरते दम तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 2 कि आफ्टर प्रीपोजिशन V1, V2, V3, V5, V4 नहीं, तो V1, V2, V3, V5 का प्रयोग जो है हम लोग नहीं करते हैं। किसके बाद? तो प्रीपोजिशन के बाद। आफ्टर प्रीपोजिशन, तो उसके बाद ना हम V1 करते हैं, ना V2 करते हैं, ना V3 करते हैं, ना V5 करते हैं। फ्रेंड्स तो करते क्या है? तो आफ्टर प्रीपोजिशन V1 प्लस ING, इसी V1 में अगर आप ING जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है वर्ब का चौथा फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं जिरंड। जिरंड जो होता है एक नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इज यूज्ड। तो भाई हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब का चौथा फॉर्म। इसमें टू जो है ना वो एक्सेप्शन है। टू क्या आपका? एक्सेप्शन है, क्योंकि टू के बाद हर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? V1 का, जिसे हम लोग वर्ब का छठा फॉर्म भी कहते हैं। तो टू को छोड़ दीजिएगा इसमें। ठीक है, बाद बाकी का प्रीपोजिशन देखिएगा कि अगर उनके बाद V1 का प्रयोग किया गया है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, he aims at solve these problems। उन्होंने अपना लक्ष्य ये प्रॉब्लम को सोल्व कर मतलब किया। ठीक है, तो ही एम्स एट सोल्व दिज प्रॉब्लम, उन्होंने इस प्रॉब्लम को क्या किया? सोल्व करने किया। ठीक है, मतलब सोल्व करता है, उन्होंने योजना बनाता है, एम्स करता है, लक्ष्य बनाता है कि वो ये प्रॉब्लम को क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो ही एम्स, उन्होंने क्या किया? लक्ष्य बनाता है। ही एम्स, वो लक्ष्य बनाता है एट सोल्विंग, क्या करने के लिए? ये प्रॉब्लम्स, मतलब ये समस्याओं को समाधान करने का वो क्या करते हैं? लक्ष्य बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये क्या है हम लोगों का? प्रीपोजिशन। अब कैसे है प्रीपोजिशन आगे और यूज ऑफ प्रीपोजिशन में चलेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए V4 है। अब यहाँ पर बताइए कौन सेंटेंस गलत है, कौन सही है? तो पहला गलत है, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किया गया, टू को छोड़ करके। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एट प्रीपोजिशन है, इसमें V4 लगा है, इसीलिए क्या है? सही है।
तो फ्रेंड्स अभी आपने यहां तक देखा, तब तक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से।